नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, इससे पिछले वाली जो हमारी क्लास हुई थी उस क्लास में हमने भाषा क्या है, भाषा किसे कहते हैं, भाषा शब्द है उसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, भाषा जिस शब्द से उत्पत्ति हुई है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, और जो हिंदी भाषा है इसकी विकास की यात्रा का क्या क्रम रहा था, ये सब कुछ हम पढ़ चुके थे। अब हम यहाँ शुरू करेंगे व्याकरण, हिंदी भाषा का व्याकरण। किसको शुरू करेंगे? हिंदी भाषा का व्याकरण, इसकी शुरुआत करेंगे। देखो मित्रों, हिंदी भाषा का जो व्याकरण है इसमें कोई भी बिंदु पढ़ने से पहले हमें ये पढ़ना जरूरी है कि व्याकरण शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, क्योंकि बहुत बार व्याकरण शब्द को देखकर भी प्रश्न पूछ लेता है, हमसे प्रश्न पूछ लेता है कि व्याकरण शब्द कितने उपसर्गों से मिलकर बना है, या पूछ लेता है निम्न में से किस शब्द में एक से अधिक उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, और वहाँ एक ऑप्शन में व्याकरण भी होता है, और हमें नहीं पता होता है कि व्याकरण जो शब्द है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, जबकि इससे संबंधित बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। तो देखो, हम व्याकरण में कोई बिंदु पढ़ें उससे पहले हम इस शब्द की उत्पत्ति के संदर्भ में पढ़ते हैं कि व्याकरण शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। देखो, व्याकरण शब्द की जो उत्पत्ति है वो वी धन आ धन क्री धातु और क्री धातु में लूट पड़ते लगा, लूट पड़ते लगने के कारण किस शब्द की उत्पत्ति हुई? व्याकरण शब्द की उत्पत्ति हुई। ये जो लूट पड़ते हैं हिंदी का अन प्रत्यय है, हिंदी में अन प्रत्यय होता है और ये संस्कृत में क्या होता है? लूट पड़ते होता है। अब देखो, व्याकरण शब्द की उत्पत्ति वी धन आ धन क्री धन लूट यानी अन प्रत्यय से इसकी उत्पत्ति हुई है। अब आगे देखें कि व्याकरण जो शब्द वो कैसे आया, इन शब्दों से व्याकरण शब्द कैसे बना। देखो, यहाँ मैं क्या करता हूँ, वह में से ई को बाहर निकाल देता हूँ, धन चिन्ह आ को मैं ऐसा का ऐसा रख लेता हूँ, और जब क्री धातु में लूट प्रत्यय जोड़ते हैं तो इसका कैतो शेष रहता है, और जो री है इस री को क्या आदेश हो जाता है? अर आदेश हो जाता है। क्या किया मैंने? वह में से ई को बाहर निकाल दिया, फिर क्या था? आ था, आ ऐसा का ऐसा आ गया। क्री धातु थी, क्री धातु में जब लूट प्रत्यय जोड़ते हैं री को बाहर निकालकर री अर में बदल जाता है, या जब भी क्री धातु में लूट प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्री में जो री है उस री को अर आदेश हो जाता है। अब इसके बाद में हम हिंदी वाला प्रत्यय अन रख देते हैं। लूट प्रत्यय क्या होता है? अन होता है। अब देखिए, वह है, ये वाला वह, देखो वह हलंत वाला, पहले इसको चलो मैं पूरा ही लिखता हूँ एक बार, वह हलंत। ई है, इस ई को किसका आदेश होगा? य का आदेश हो जाएगा यण संधि के अनुसार। यण संधि क्या कहती है? ई के बाद में जब कोई भिन्न स्वर आए तो जो ई है उस ई को किसका आदेश होता है? य का आदेश होता है। अब देखो, वह को तो मैंने ऐसा कैसा रख दिया, ये जो ई है ये यहाँ रखना था, लेकिन ई को किसका आदेश हो गया? य का आदेश हो गया। ई को किसका आदेश हो गया? य का। यहाँ क्या है? आ है, इस आ को ऐसा का ऐसा उतार देंगे। ये क्या है? क, हलंत वाला है, हलंत वाला उतार देंगे। री किस में बदल गया? री अर में बदल गया। आगे क्या है? अन है, अन को भी ऐसा का ऐसा उतार देंगे, और ये क्या बन गया? व्याकरण बन गया। गुरुजी, ये व्याकरण बन गया? बिल्कुल, ये व्याकरण बन गया। देखो कैसे व्याकरण बना। अब यहाँ हमेशा एक ध्यान रखना साथियों, क्या बात ध्यान में रखनी है कि जैसे मान लीजिए कोई भी व्यंजन वर्ण हलंत वाला है और उसके आगे यदि स्वर आता है तो ये स्वर इस व में शामिल हो जाएगा, उस व्यंजन वर्ण में शामिल हो जाएगा। लेकिन व्यंजन वर्ण है, हलंत वाला है, और इसके आगे भी दूसरा व्यंजन वर्ण भी हलंत वाला आ रहा है, तो ये जो वाला व्यंजन वर्ण है वो आधा ही लिखा जाएगा, क्योंकि इसमें स्वर कहाँ से शामिल करें?
तो यहाँ देखो वह आधा, यह भी आधा, तो वह व्यंजन, यह भी व्यंजन, तो ये वह तो आधा ही रहेगा। हम यह को ऐसा का ऐसा उतार देंगे। अब यह में क्या शामिल हो जाएगा, आ शामिल हो जाएगा। फिर हम कै को ऐसा का ऐसा उतारेंगे, कै में क्या शामिल होगा, ए शामिल हो जाएगा, हलंत हट जाएगा। फिर क्या है, रे में क्या शामिल होगा, ए शामिल होगा, ये वाला अन वाला ए शामिल होगा, हलंत हट जाएगी। आगे क्या बच गया, न, क्या बना, व्याकरण। अब यहाँ रे वर्ण आ रहा है तो हम पढ़ते हैं कि ये जो न है वो किस में बदल जाता है, अण में बदल जाता है। कैसे बदलता है आगे संधि के नियमों में हमें पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो व्याकरण शब्द है, इस व्याकरण शब्द की क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार से हमारे व्याकरण शब्द की क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। तो ध्यान रखना कि व्याकरण जो शब्द है, वी धन आ धन क्री धातु और क्री धातु में ल्यूट पड़ते लगा, जिसको हिंदी में अन कहते हैं। आगे फिर पूरा नियम लगा दिया और उस नियम के अनुसार क्या बन गया, व्याकरण शब्द बन गया। इस प्रकार से व्याकरण शब्द की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। अब यहाँ ध्यान रखना, ये तो हमने व्याकरण शब्द की उत्पत्ति पढ़ ली मित्रों। अब व्याकरण शब्द की उत्पत्ति के बाद में देखो, ये तो व्याकरण शब्द की उत्पत्ति हो गई। अब जो हम व्याकरण पढ़ रहे हैं, व्याकरण जो हम पढ़ रहे हैं, भाई व्याकरण क्यों पढ़ते हैं? क्या बिना व्याकरण के अध्ययन के एक मनुष्य जो है, क्या वो भाषा में पारंगत नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। एक मनुष्य को यदि व्याकरण का ज्ञान नहीं है तो भी वह भाषा में निपुण हो सकता है। वो एक अच्छा वक्ता बन सकता है, कुशल वक्ता बन सकता है, चाहे उसको व्याकरण का ज्ञान हो, चाहे उसे व्याकरण का ज्ञान नहीं हो। लेकिन व्याकरण का जो ज्ञान है वो हमें भाषा का शुद्ध प्रयोग कैसे होता है, भाषा का परिष्कृत प्रयोग कैसे होता है, ये हमें कहाँ से मिलता है? व्याकरण से ही मिलता है। अब जो व्याकरण है, इस व्याकरण के मित्रों 3 अंग होते हैं। व्याकरण के कितने अंग हैं? व्याकरण के 3 अंग हैं, या हम कह सकते हैं कि 3 उपविभाग हैं। और यहाँ एक बात और ध्यान रखना, जो व्याकरण का जानकार होता है उसे व्याकरण कहते हैं, उसे व्याकरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए हिंदी भाषा की जो व्याकरण है, व्याकरण का जो ज्ञाता है, उस व्याकरण के ज्ञाता को क्या कहा जाता है? व्याकरण कहा जाता है। मुझे ये हिंदी भाषा यानी व्याकरण के ज्ञाता को व्याकरण कहा जाता है। बिल्कुल, ये प्रश्न पूछा हुआ भी है, शायद पिछली पटवारी की या जो ग्राम सेवक की परीक्षा हुई थी उसमें पूछा था, व्याकरण का ज्ञाता कहलाता है। उसके एक ऑप्शन में व्याकरण भी था, व्याकरणाचार्य भी था। बहुत सौ ने क्या किया था? व्याकरणाचार्य किया था। लेकिन आगे से ध्यान रखना, व्याकरण का जो ज्ञाता होता है वो क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। अब देखो, जो पूरी की पूरी व्याकरण है ये 3 अंगों में समाहित है, या ये कह सकते हैं कि 3 उपविभागों में ही समाहित है। कौन कौन से 3 उपविभागों में? एक तो वर्ण विचार, हम कह सकते हैं कि वर्ण उपविभाग। दूसरा जो है वो है शब्द विचार। दूसरा क्या है? शब्द विचार। और या हम शब्द उपविभाग भी कह सकते हैं। और तीसरा जो है वो है वाक्य विचार। तीसरा क्या है? वाक्य विचार। और इसे हम वाक्य उपविभाग भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से पूरी की पूरी जो व्याकरण है, ये व्याकरण इन तीनों में ही समाहित होती है। वर्ण विचार में, शब्द विचार में, वाक्य विचार में। हम कह सकते हैं व्याकरण के उपविभाग 3 हैं। एक उपविभाग वर्ण विचार है, एक उपविभाग शब्द विचार है, और एक उपविभाग क्या है? वाक्य विचार है। पूरी व्याकरण इन 3 में ही समाहित है। वर्ण विचार में हम हिंदी वर्णमाला को पढ़ते हैं, हिंदी व्याकरण की जो वर्णमाला है उसको पढ़ते हैं।
शब्द विचार में हम शब्दों को पढ़ते हैं, संज्ञा शब्द पढ़ते हैं, सर्वनाम शब्द पढ़ते हैं, विशेषण शब्द पढ़ते हैं, क्रिया शब्द पढ़ते हैं, संधि शब्द पढ़ते हैं, सामासिक शब्द पढ़ते हैं। इसके अलावा तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज, विदेशज, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द, ये सभी शब्द विचार के अंतर्गत आते हैं। वाक्य विचार में वाक्य की रचना, वाक्य के प्रकार, एक वाक्य से दूसरे वाक्य में कैसे हम बदलते हैं, वाक्य के अंग, और जो हमारे विराम चिन्ह है, विराम चिन्ह भी क्या हैं, किस में पढ़े जाते हैं, वाक्य में ही पढ़े जाते हैं। तो विराम चिन्ह वाक्य विचार का भाग है, न कि विराम चिन्ह शब्द विचार का भाग है। अब यहाँ जो भी जैसे हम विलोम शब्द हैं, पर्यायवाची हैं, ये सभी क्या हैं, व्याकरण में समाहित हैं शब्द विचार में। लेकिन यहाँ ध्यान रखना, लोकोक्ति और जो मुहावरे हैं, क्या ध्यान रखना है, लोकोक्ति, नोट लगा के लिख रहा हूँ, लोकोक्ति और मुहावरे, लोकोक्ति और मुहावरे का संबंध व्याकरण से नहीं है, का संबंध व्याकरण से नहीं है। लोकोक्ति और मुहावरे का जो संबंध होता है वो व्याकरण से नहीं होता है। हाँ, ये जरूर है कि लोकोक्ति और मुहावरे पढ़े व्याकरण के साथ में जाते हैं, लेकिन उनको क्यों पढ़ा जाता है, भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए पढ़ा जाता है, न कि ये व्याकरण के अंग हैं इसलिए इनको व्याकरण के साथ पढ़ा जाता है। नहीं जी, ध्यान रखना, लोकोक्ति और मुहावरे व्याकरण के अंग नहीं होते हैं। पढ़ा जरूर इनको व्याकरण के साथ में जाता है, लेकिन ये व्याकरण के अंग या उपविभाग नहीं माने गए हैं। इनका अध्ययन क्यों करते हैं, इनका अध्ययन केवल इसीलिए करते हैं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए। तो ये हो गए व्याकरण जो है इसके 3 अंग या 3 उपविभाग। अब यहाँ देखो, शुरुआत तो यहाँ से होनी चाहिए, वर्ण विचार से शुरुआत होनी चाहिए, लेकिन वर्ण विचार एक बार हम यहाँ छोड़ेंगे, बाद में देखेंगे। शब्द विचार को भी हम एक बार यहाँ छोड़ेंगे। हम सबसे पहले लेंगे वाक्य विचार। कारण है इसके पीछे, वाक्य विचार लेने के पीछे कारण है क्योंकि अभी रीट की एग्ज़ाम है, और जो रीट की एग्ज़ाम है उस रीट की एग्ज़ाम में वाक्य जो टॉपिक है उसका महत्वपूर्ण स्थान है, उसका महत्वपूर्ण स्थान है। जबकि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में वाक्य से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन जो रीट की एग्ज़ाम है उसमें तो कम से कम 3 क्वेश्चन वाक्य में से पूछे जाते हैं। तो हम सबसे पहले कहाँ से शुरुआत करेंगे, वाक्य विचार से शुरुआत करेंगे। अब देखो, कहाँ से शुरुआत करेंगे, वाक्य विचार। और वाक्य विचार को हम शुरू करें, वो वाक्य विचार हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।